आप जरा कल्पना करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपके सामने एक मामला लाया जाता है कि कैसे केस को ना तो पुलिस ने ठीक ढंग से तफ्तीश किया है और ना ही उसमें सर्च एंड सीजर को सही ढंग से अंजाम दिया गया है, नमूनों की ठीक से जांच नहीं करवाई गई है, एक काम चलाऊ सी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी, जब वो मामला कोर्ट में चल रहा था, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी अपनी शक्तियों का भयंकर दुरुपयोग किया और ट्रायल जज को इन सब बातों को, इन सब कमियों को देखने की कोई फुर्सत नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट जज आंखें मूंदकर आरोपी को बरी कर देता है और पूरे ट्रायल का मजाक बनता हुआ साफ साफ दिखाई देता है। तो ऐसे में आप एक जज के नाते क्या करेंगे? 25/3/1995 को छपरा बिहार के मसरख पुलिस स्टेशन में 147, 148, 149, 307 आईपीसी और सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट में एक एफआईआर लिखी गई, जो 2 घायलों की मृत्यु हो जाने पर बाद में 307 की जगह 302 आईपीसी केस बदल दिया गया। इसमें अभियुक्त नंबर 1 एक राजनेता था, जिसने मृतकों के परिवार द्वारा उसे वोट न देने पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। इस अभियुक्त की पहुंच के कारण जांच के दौरान व ट्रायल के दौरान कई बार केस का स्थानांतरण भी किया गया। इस कारण इसमें चार्ज फ्रेम होने में ही 6 वर्ष का समय लग गया था। ट्रायल के दौरान सब गवाहों को किसी बाहरी ताकत ने और उनके हाथों में खेलते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हॉस्टाइल विटनेस घोषित करवा दिया था। मृतक की माता की गवाही करवाने के लिए सेक्शन 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगवाई गई, तो अभियुक्तों ने उसको उठवा लिया, किडनैप कर लिया। हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई गई, तो उस माता का एफिडेविट दिलवा दिया गया। बाद में उसके परिवार को बंदूक के सामने बैठाकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान भी करवा दिए गए। लेकिन हाई कोर्ट इन सब बातों को भांप गया और उस रिट में जो हैबियस कॉर्पस की लगी हुई थी, हाई कोर्ट के एक जज साहब ने उस माता से स्वयं बात की, तो सभी बातों का खुलासा हुआ। हैबियस कॉर्पस की रिट में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि किस तरह से ट्रायल को शीघ्रता से किया जाए और निष्पक्ष रूप से चलाया जाए, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और ट्रायल कोर्ट के जज ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पूरा मुकदमा अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए चलता रहा। केस का नाम था हरेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1726 ऑफ 2015 थी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने इसे 18 अगस्त 2023 को अभी कुछ दिन पहले डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने इस ट्रायल के दौरान अनेक गड़बड़ियां की हैं और इन्हें इंगित करते हुए कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर को कलमबंद किया था, यानी कि लिखा था, उसकी गवाही नहीं करवाई गई। यदि उसकी गवाही में कठिनाई थी, उसकी हैंडराइटिंग को पहचानने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को तो पुलिस स्टेशन से बुलाकर उसकी गवाही करवाई जा सकती थी, लेकिन नहीं करवाई गई। दूसरी बात जो कोर्ट ने ऑब्जर्व की, पुलिस आईओ के बयान भी नहीं करवाए गए। जो परिस्थितियां इस केस में रही हैं, उसमें यह आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए सोच समझकर किया गया काम नजर आता है। तीसरी बात कही कोर्ट ने, इस तरह से दूसरे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को भी कोर्ट में बुलाकर गवाही नहीं करवाई गई, जिनमें प्रमुख हैं बरामदगी के गवाह, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के पंच, शव को अस्पताल ले जाने वाले लोग व इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे दूसरे लोग। यह भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा सोच समझकर किया गया काम था, जिसे आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। और अंतिम बिंदु जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, वह था कि इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ट्रायल में गैर कानूनी कार्रवाई की। जिन गवाहों को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाना था, उनके एफिडेविट फाइल किए गए। प्रोसिक्यूशन विटनेस के एफिडेविट फाइल किए जाने का कोई कानून नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा
कि किसी भी केस की FIR सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक पुराने केसेस में कही है। इनके नाम आप सामने लिखे हुए देख रहे होंगे, इन सबको आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा दी गई है। कोर्ट ने कहा, कानून के अंतर्गत पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव किए जाने का नियम पूरी तरह से स्थापित नियम है। किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को केवल कोर्ट में लाकर रख देने मात्र से वह प्रूव नहीं हो जाता है, बल्कि यदि कोई पक्ष उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट लाने वाली पार्टी को उसे सामान्य डॉक्यूमेंट की तरह गवाह के द्वारा प्रूव करवाना होता है। यदि नहीं करवाएंगे तो वह पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं माना जाएगा। इसलिए यदि गवाह यह नहीं बताए कि यह FIR मेरी तहरीर पर लिखी गई, दूसरा गवाह आकर यह नहीं बताए कि यह मैंने लिखी थी, अपने हाथ से लिखी थी, ये सब बातें यदि नहीं बताई जाए तो उस FIR को प्रूव नहीं माना जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रूफ के लिए कोर्ट दो चीजें देखता है। पहला, कि वह डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हो और इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स कंटेंट देखा जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करते समय इसकी सत्यता को नहीं परखा जाता। यह जजमेंट के टाइम किया जाने वाला काम है। प्रस्तुति के समय तो इस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर ले लेना और कोई इसके ऊपर प्रदर्श संख्या या एग्जिबिट नंबर लगा देना, यही किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पुराने निर्णय अर्बदा देवी गुप्ता वर्सेस वीरेंद्र कुमार जायसवाल 2003-8 SCC 745 में भी यही नियम बताया गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस वर्तमान केस में जानबूझकर कानून का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने अपने निर्णय बालू सुदाम खलदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 SCC ऑनलाइन SC 355 में चश्मदीद गवाहों की गवाही को किस तरह देखा जाए, इस पर 13 नियम दिए थे। वे नियम इस प्रकार हैं। पहला, एक चश्मदीद गवाह की गवाही को ध्यान से देखने पर क्या उसमें सच्चाई का तार, रिंग ऑफ ट्रूथ नजर आता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, केवल छोटी मोटी कमियों, चूकों या तथ्यों में फेरबदल के आधार पर गवाही को अस्वीकार नहीं कर दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट बताया था, लंबे क्रॉस में गवाह का डगमगाना संभव है, लेकिन क्या इससे तथ्यों में बहुत विसंगति पैदा हो गई है, यह बात कोर्ट को देखनी चाहिए। चौथी बात है, ये इस तरह से पैदा हुई विसंगतियां क्या मामले की तह तक जाकर उसको बिगाड़ रही हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है और उसको देखा जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, एक गवाह के बयान के भीतर या दो गवाहों के बयानों के भीतर आपसी विसंगति की छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। छठी बात कोर्ट ने बताई, गवाहों की याददाश्त एक रिकॉर्डर की तरह नहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत भूल चूक संभव हमेशा रहती है। सातवां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया, घटना से पहले गवाह ने घटना की उम्मीद नहीं की होती है कि ऐसी घटना होने वाली है, और जब वह घटना घटित होती है तो वह गवाह हतप्रभ हो जाता है। उसका दिमाग उन बातों को याद रखने में असक्षम हो जाता है क्योंकि घटना ने उसको चौंका दिया होता है। सातवां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि घटनाओं को देखने की, समझने की सबकी क्षमता अलग अलग होती है। जो एक व्यक्ति देख पाता है या उसमें से समझ पाता है, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं देख पाता है। अगली बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि गवाह आमतौर से वार्ताओं को शब्दशः याद नहीं रख पाते हैं। उनकी याद केवल बात की केंद्रीय मुद्दे तक या मुख्य बात तक ही रह पाती है। 10वां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि घटनाओं के समयांतराल को लेकर भी गवाहों की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए समय अन्य लोगों की अपेक्षा अलग रफ्तार से गुजरता है, कुछ के लिए समय जल्दी गुजरता है, कुछ के लिए समय धीमे धीमे गुजरता है। 11वीं बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि घटनाओं का क्रम याद रखने की ताकत भी गवाहों में अलग अलग होती है। कौन सी घटना किसके बाद हुई, कौन सी पहली हुई, कौन सी बाद में हुई, यह सबके अपने अलग अलग याद रखने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। 12वां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक सच्चे गवाह पर भी कोर्ट के माहौल का असर पड़ता है। वह कई बार मूर्ख दिखने से बचने के लिए कुछ गैर जरूरी बातें भी बोल देता है, तो कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए।
13वां और अंतिम बिंदु उन्होंने बताया कि हो सकता है उसके अब के बयान पुराने बयानों से अलग दिखाई पड़ते हों, लेकिन उनके भीतर कहीं एक रूपता हो सकती है। जब तक यह अंतर केस की जड़ें हिला देने वाली भिन्नता ना हो, उसे नजरअंदाज करके तब चश्मदीद गवाह की गवाही को परखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने पुराने निर्णयों में भी यही बात कही है, लगातार इस बात को दोहराया है। ये सामने आप निर्णय देख पा रहे हैं, इनको पोज करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इस वर्तमान केस में पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ट्रायल कोर्ट के जज ने इन सब कानूनों को पूरी तरह से अनदेखा किया है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपलेंट नंबर 2 प्रभुनाथ सिंह, जो कि एक राजनीतिक नेता है, उसके राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस, प्रोसिक्यूटर और ट्रायल कोर्ट का जज सब अपने अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। हम सब इस बात को अब ठीक करते हैं। कोर्ट ने सब अपलेंट्स को दोषी करार दिया और निर्देश दिया कि 1 सितंबर 2023 को इन सब दोषियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि उनको सजा सुनाई जा सके। अब यह आप सब व्यूअर्स के लिए है कि वो 1 सितंबर 2023 के दिन को नोट कर लें और देखें कि सुप्रीम कोर्ट उनको क्या सजा सुनाने वाला है। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।